पांचवें चरण का लगातार जारी है और इस पर चर्चा करने के लिए और बाकी बातों को समझने के लिए वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर नेटवर्क 10 पर आपका। और देखिए, अब तमाम चरण कंप्लीट हो चुके हैं और अब बारी आ चुकी है पांचवें चरण की। पांचवें चरण को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 चरणों में चुनाव होने हैं, उसमें से 4 चरण पूरे हो चुके हैं। 5वां चरण का आज मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है और विशेष रूप से जो अब आप पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर गए हैं। पहले आप वहाँ पश्चिम उत्तर प्रदेश में थे, फिर आप मध्य में आए, रोहिलखंड, बुंदेलखंड, अब आप आ गए हैं पूरी तरीके से पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप प्रवेश कर गए हैं। अब 3 चरण बचे हुए हैं, जो तीनों चरण पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। ये जो 3 चरण हैं वो दीपिका जी इसलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी वो गोरखपुर से और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी वो बनारस से, ये दोनों क्षेत्र पूरब में ही आते हैं। इसलिए जहाँ एक तरफ जो है वो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों की प्रतिष्ठा दांव पर होगी कि उनके अपने क्षेत्र से, उनके अपने एडजॉइनिंग क्षेत्र से, जनपदों से भारतीय जनता पार्टी कितना जीतती है या कितना नहीं जीतती है, ये इस पर निर्भर करेगा 10 तारीख को। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अगर आप देखें तो आज अयोध्या में चुनाव हो रहा है जी। और प्रयागराज में जहां कुंभ का बहुत सफल और विश्वव्यापी जिसकी प्रसिद्धि मिली थी सफल आयोजन के लिए, वहां भी हो रहा है। और तीसरा चित्रकूट जी। ये तीनों धार्मिक स्थल हैं और भारतीय जनता पार्टी का जो हिंदुत्व का, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जो मुद्दा रहा है या जो उसका बेस बिल्कुल। तो देखिए, 5वें चरण का मतदान लगातार जारी है, लेकिन 6वें चरण की भी चर्चा वो भी करेंगे कि 6वां चरण भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और किस तरीके से क्या उसमें मुद्दे प्रभावी रहेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सर, अपनी बात पूरी करिएगा अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच पा रही हो। आ रही जी। तो ये जो मैं आपसे कह रहा था, और चौथी जो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है कि यूं तो पूरे उत्तर प्रदेश का अब जो चुनाव है पिछले लगभग 1 और 1.5 दशक से मैं समझता हूं कि वो पूरी तरीके से मुद्दों के बजाय वो जातिगत समीकरणों पर आधारित होता जा रहा है। ये विडंबना भी है लोकतंत्र के लिए और एक जो स्थिति है उसको आप नकार भी नहीं सकते हैं। तो चाहे आप पश्चिम में चले जाइए तो वहां पर आप देखिए, वहां जाट, गुजर, मुस्लिम, वहां वो जातिगत समीकरण है। आप इधर मध्य में आ जाइए तो वहाँ उसको यादव लैंड कहा जाता है, वहाँ यादव हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अब आप पूरब में जब आ जाइए तो पूरब में वहाँ अति दलित पिछड़े जो हैं वो उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजनीतिक समीकरणों को, चुनावी समीकरणों को बनाते और बिगाड़ते रहे हैं। मैं इसलिए ये बात कहना चाहता हूँ दीपिका जी कि अगर 17 के चुनाव आप देखें तो उसमें जो जिनको कहिए कि अति पिछड़े वर्ग के लोग जो हैं, वो चाहे वो निषाद हों, चाहे वो पटेल हों और चाहे वो राजभर हों, ये सारे लोग, बिंद, नुनिया, ये जो छोटे छोटे हैं, तो वो यहाँ पर जो पहले ऐसे समझिए कि पहले जैसे कबीले हुआ करते थे, ये जातिगत कबीले बन गए हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में। विशेष रूप से मतलब 2-2, 4-4, 6 जिलों में जिन जातियों का प्रभाव है उनके नेता अब आगे आ गए हैं और वो ये तय करते हैं कि क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश की राजनीतिक दिशा और दशा क्या होगी। तो 17 के चुनाव में अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने मतलब इन छोटे छोटे दलों को जो था वो अपने साथ जोड़ लिया था, चाहे वो राजभर हों और चाहे वो मौर्य हों और चाहे वो संजय निषाद हों, अनुप्रिया पटेल हों, इन सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था और उसका परिणाम ये हुआ था कि इनका अपना वोट बैंक प्लस इन छोटी जातियों का
या कबीली जातियों का जो वोट बैंक था वो सब मिलके और भारतीय जनता पार्टी को 300 पार पहुंचा दिया था जी। लेकिन अब की दीपिका जी समीकरण कुछ उल्टे हुए हैं जी। कि वो जो समीकरण 17 में भारतीय जनता पार्टी के साथ थे तो वो अब समीकरण समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ हो गए हैं। लेकिन प्रमोद जी देखिए, जो चुनाव हो रहा है वो बाइपोलर हो रहा है जी। प्रमोद जी देखिए, जातिगत समीकरण की बात की जाए तो देखिए तमाम विषयों को लेकर बातचीत तो की जाती है और जातिगत समीकरण भी उससे दूर नहीं है, लेकिन ऐसे में इस बार क्योंकि 5वें चरण की हम बात कर रहे हैं, अयोध्या की बात कर लेते हैं, प्रयागराज की बात कर लेते हैं या फिर चित्रकूट की बात कर लेते हैं, विषय तो तमाम प्रभावी रहते हैं और जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिस तरीके से अगर 14 की बात करें या फिर 17 की बात करें या फिर 19 की बात करते हैं, जो विषय प्रभावी नजर आ रहे थे और आप भी कह रहे हैं कि जातिगत समीकरणों की बात भी होती है, लेकिन इस बार के चुनाव में क्या जातिगत समीकरण से ऊपर उठकर विषयों पर मतदान हो रहा है? और अगर विषयों पर मतदान हो रहा है तो कौन से विषय आपको लग रहे हैं कि मतदाताओं को प्रभावित कर रहे हैं? नहीं देखिए, वो भी है, उनका भी अपना महत्व होता है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरणों का उससे ज्यादा, जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, आप अगर ये देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने खाद्यान्न योजना सबको दी है जिसमें कोई जाति धर्म उसका विभेद नहीं किया है, वो सभी लोगों को अनाज मिल रहा है। और वही अब मकान देख लीजिए तो वो मकान भी दिए हैं उसने, तो वहाँ आप पानी की सड़क की ये भी समस्याएं की है। लेकिन जो मैं पिछले लगभग 1.5 दशक से देख रहा हूँ कि इन सारी चीजों के बावजूद, मतलब अगर आप 17 में आ जाइए तो 17 का जो चुनाव हुआ तो वो भारतीय जनता समाजवादी पार्टी ने भी ये सारी सुविधाएं दी थी, लोहिया मकान भी दिए थे, खाद्यान्न भी दिया था, वहां सड़कों का भी किया था। लेकिन परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ गई और समाजवादी पार्टी इस नारे के साथ आई थी कि काम बोलता है, लेकिन वो काम नहीं बोला और वो विकास कार्य भी हुए थे और उसके बाद वो सत्ता से बाहर हो गई। दूसरा एक और आपको उदाहरण दे दूं, थोड़ा और पहले पीछे चले जाइए तो अटल जी के शासन काल में भी काफी काम हुए थे और साइनिंग इंडिया का नारा स्लोगन दिया गया था, लेकिन साइनिंग इंडिया नहीं हुई और अटल बिहारी या भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो क्षेत्र है ये विशेष रूप से जातिगत समीकरण निर्धारित करते हैं। ये सारे लोगों को ये सुविधाएं मिली हैं, लेकिन वहीं पर एक ये भी लोगों का कहना है कि हमको सरकार ने निश्चित रूप से ये अच्छा है कि हमारे उसमें उन्होंने खाद्यान्न दिया जो गरीब थे, अति गरीब थे, लेकिन वही उनका कहना है पूर्वी उत्तर प्रदेश में उनके छोटे छोटे 1-1 बीघा 2-2 बीघा 5-5 बीघा के खेत होते हैं, तो वहां जो छुट्टा जानवर थे उन्होंने उनकी फसल को चर लिया, तो उनने ये भी आरोप लगाया कि साहब हमको तो 2 किलो अनाज मिला लेकिन हमारा 1 क्विंटल अनाज खा गए, रात भर हमको जगना पड़ता है। तो वही कंट्राडिक्टरी ये भी एक चीज है। तो इस वजह से, और तीसरी जो बात है कि देखिए ये है कि ये जो मैंने कबीला शब्द एक जानबूझ के प्रयोग किया है कि कबीले का जो मुखिया होता है वो तय करता है, तो ये कितना भी खाद्यान्न मिल जाए, कितनी भी विकास कार्य हो जाए, कितने भी हो जाए, लेकिन जब कबीले का मुखिया अगर कहेगा कि इधर जाए तो मैं समझता हूँ कि 60% 70% वोट वो उसके कहने पर वहां जाता है और वही फिर निर्धारित कर देता है। 30% आप छोड़ दीजिए कि वो कहने पर न जाता हो, अपने व्यक्तिगत प्रभाव से उसमें चला जाता हो, तो इतना भी जो मिला है तो वो कबीले उसको निष्प्रभावी कर देते हैं। इसीलिए राजनीतिक दल इन छोटे छोटे कबीलों को महत्व देते हैं और उनको सीटें देते हैं और उनको साथ अपने साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं, वरना क्या जरूरत है उनको। वो कहते हैं कि आप हमको 8 सीट दे दीजिए, 7 सीट दे दीजिए, वो नहीं देंगे, अपनी पार्टी का लड़ाएंगे। लेकिन वो जानते हैं कि कहीं ना कहीं अगर इन छोटी जातियों के नेताओं को नहीं जोड़ा जाएगा तो हमारा जो सत्ता में पहुंचने का टारगेट और लक्ष्य है वो हमारा रह जाएगा। तो ये भी एक मुद्दा है। और जहां तक मुद्दे की बात करी तो इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी एक मुद्दा है, गरीबी एक मुद्दा है, महंगाई एक मुद्दा है, तो ये सारी चीजें हैं। तो उसके कंट्राडिक्टरी बहुत सी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पर ये महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नहीं,
तो थोड़ी थोड़ी नेपथ्य में चली जाती हैं और मतदान का जो कैरेक्टर है, मतदान का जो एक चरित्र है, वो दूसरे स्वरूप में बदल जाता है। इसलिए यहाँ के राजनीतिक समीकरण भी बदल जाते हैं। जी बिल्कुल प्रमोद जी, बिल्कुल राजनीतिक समीकरण भी बदल जाते हैं और विषय भी काफी हावी रहते हैं। लेकिन इसके अलावा, क्योंकि देखिए आपने भी तमाम चुनाव देखे होंगे, विश्लेषण भी किया होगा और मेरे ख्याल से आपने कवर भी किए होंगे पहले, लेकिन जैसे कि आप जिक्र भी कर रहे हैं, इस बार के चुनाव को हम देख रहे हैं तो कितना ट्रेंड आप बदलता हुआ इसमें देख पा रहे हैं? कितने बदलते हुए मतदान और कितने बदलते हुए चुनाव आप देख रहे हैं? दूसरा ये कि हम देख रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें महिलाओं की लगी हुई हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं, युवा भी उसमें शामिल है। तो युवाओं और महिलाओं की भागीदारी को आप किस तरीके से आंक रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से इस बार पिछले 17 वर्ष के 17 में जो चुनाव हुए थे उसमें से कहीं ना कहीं मत प्रतिशत बढ़ा है, लोग ज्यादा बाहर निकले हैं। लेकिन उसका भी एक परसेप्शन है, हालांकि इसको कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट मैं नहीं मानता हूं कि कहा ये जाता है, ये एक परसेप्शन ये बना हुआ है कि जब ज्यादा मतदान होता है तो एंटी कम्बेंसी का एक लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन ऐसा कई बार हुआ है कि मतदान प्रतिशत बढ़ा है लेकिन सरकार के को वोट मिला और वो रिपीट हुई है। तो इसलिए ये कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, लेकिन परसेप्शन ये है, या ये कहा जाता है कि लोग जब ज्यादा परेशान होते हैं तो वो सरकार को बदलने के लिए निकलते हैं। ये जान लीजिए कि इस बार चूंकि बाइपोलर चुनाव हो रहा है तो बहुत कांटे की लड़ाई है। भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी गठबंधन, दोनों गठबंधनों के बीच बहुत कांटे की टक्कर है। और ये 3 जो चरणों में चुनाव होने हैं, जो आज हो रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कि अगर आप देखें तो पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो फर्स्ट फेज में हुआ, वहां जाटों का समीकरण भारतीय जनता पार्टी का गड़बड़ाया। वहां सीटें चाहे कम होंगी, चाहे वो 2 सीट कम हो या 20 सीट कम हो, व्हाटएवर, ये तो 10 तारीख को पता लगेगा। ठीक है, लेकिन ऐसा कहा जाता है राजनीतिक विश्लेषण तो देखिए किए ही जाते हैं, लेकिन तस्वीर तो तभी साफ होती है जब रिजल्ट आ जाता है पूरी तरीके से। लेकिन आप बने रहिएगा हमारे साथ।